हाँ तो प्यारे दोस्तों, मैं संदीप सारण, व्याख्याता भौतिक विज्ञान। आज एक इन टॉपिकों की सीरीज में आगे बढ़ते हुए हम एक नए टॉपिक पे चर्चा करेंगे। टॉपिक को पूरा देखें। जब तक आप वीडियो पूरा नहीं देखेंगे तो आपको इस टॉपिक की समझ नहीं बनेगी। कोई भी टॉपिक हुआ, चाहे आप किसी के भी वीडियो देखें, वीडियो को पूरा देखें, उसके बाद ही आपको उस टॉपिक की अच्छे से समझ आती है। और कॉपी पेन लेके जरूर बैठे, क्योंकि जब तक आप कॉपी पेन लेके नहीं बैठेंगे, साथ साथ नोट नहीं करेंगे तो भी एक ड्रॉबैक होती है कि हमें अच्छे से याद नहीं होता। इसलिए इस बात का ध्यान रखेंगे कि आप कॉपी पेन लेके जरूर बैठे। तो आज का हमारा जो टॉपिक है, एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे विद्युत द्विध्रुव पर बल व बलाघूर्ण। हम देखिए, एक समान विद्युत क्षेत्र लेते हैं। एक समान विद्युत क्षेत्र का मतलब है कि विद्युत बल रेखाएं हैं, इनके मध्य दूरी समान होनी चाहिए। यानी जो विद्युत बल रेखाओं के मध्य दूरी है वो परस्पर क्या रहनी चाहिए? समान दूरी इनके मध्य रहनी चाहिए। अगर इनके मध्य समान दूरी है तो ये एक समान क्षेत्र उत्पन्न करती हैं। ये आपको ध्यान रखना। अगर इनके बीच में दूरी कम या ज्यादा हो जाए, यानी एकांक क्षेत्रफल में अगर इनकी संख्या बढ़ जाएगी, तो समझ लेना प्रबल क्षेत्र होता है। और इनके मध्य दूरी अगर बढ़ा दी जाए, दूर दूर हो जाए, तो वो दुर्बल क्षेत्र होता है। और विद्युत बल रेखाएं किस दिशा में जाएंगी? इस दिशा में। तो ये विद्युत क्षेत्र की दिशा ये है आपकी, यानी जिस दिशा में जाती है वो विद्युत क्षेत्र की दिशा होती है। हम एक टॉपिक अलग से पढ़ेंगे विद्युत बल रेखाओं का, कि विद्युत बल रेखाएं क्या है और विद्युत बल रेखाओं के गुणधर्म क्या होते हैं, उसको हम एक अलग से टॉपिक में देखेंगे। तो देखिए, इसमें हमने क्या किया कि एक विद्युत द्विध्रुव को रखना है। ये एक समान या समरूप विद्युत क्षेत्र है जिसकी तीव्रता E है। हमने क्या किया, इसमें एक विद्युत द्विध्रुव को रख दिया। जो विद्युत द्विध्रुव आपका किसी कोण पे रखा गया है, मान लीजिए ये आपका विद्युत द्विध्रुव है। और विद्युत द्विध्रुव की विशेषता थी कि समान परिमाण व विपरीत प्रकृति के आवेश। समान परिमाण व विपरीत प्रकृति का मतलब हुआ कि इधर अगर आपका प्लस क्यू आवेश है तो यहाँ माइनस का क्यू आवेश होगा। और इसको हमने थीटा कोण पे रख दिया विद्युत क्षेत्र के साथ। ये कितना कोण बनाता है? थीटा कोण बनाता है। अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता विद्युत बल आरोपित करेगी आवेशित कण के ऊपर। अब वो विद्युत बल की दिशा क्या होगी? अगर धन आवेश है, ध्यान देना इस बात पे, अगर आपका आवेश की प्रकृति धनावेश है तो वो विद्युत क्षेत्र की दिशा में उसके ऊपर विद्युत बल आरोपित होगा। अगर वो बल की प्रकृति आपकी ऋणावेश है तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के विपरीत बल आरोपित होगा। तो हमें पता लग गया कि ये धन आवेश है तो इस पर लगने वाले बल की दिशा ये हो जाएगी। इसका नाम F1 कर दिया। और इस पर लगने वाले बल की दिशा इधर हो जाएगी, इसका नाम मैंने F2 कर दिया। ये क्योंकि ऋण आवेश है। इसमें हम क्या लिखेंगे कि माना या चित्र अनुसार एक समरूप का मतलब होता है एक समान, एक समरूप विद्युत क्षेत्र जिसकी तीव्रता E है में एक विद्युत द्विध्रुव जिसके आवेश प्लस क्यू व माइनस क्यू परस्पर 2a दूरी पर हैं विद्युत क्षेत्र के साथ थीटा कोण बनाते हैं।
ये हमने इसमें बात लिख ली। अब देखिए इस पे दो स्थितियां हैं, इसका नाम हमने बी रख दिया, इस बिंदु का नाम ए रख दिया। ए बिंदु पर धन आवेश है और बी बिंदु पर ऋण आवेश है। हम जानते हैं कि विद्युत क्षेत्र में आवेश पर विद्युत बल लगता है। हमें इस बात का पता है कि विद्युत क्षेत्र में अगर किसी आवेशित कण को रख दिया जाए तो विद्युत बल आरोपित हो जाएगा। तो हम पहले ए बिंदु पर रखे प्लस क्यू आवेश पर बल, हम इस पे बल निकालेंगे, उसका मान है F1 और F1 हो जाएगा प्लस क्यू इंटू ई। ये आपका यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा में हो जाएगा। और बी बिंदु पर रखे माइनस क्यू आवेश पर बल, उसका नाम रख दो F2 और F2 हो गया माइनस क्यू इंटू ई। ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है। यानी सिर्फ इन दोनों में प्लस और माइनस होने का मतलब ये है कि इनकी दिशा विपरीत है, लेकिन दोनों की वैल्यू समान है, क्योंकि आवेश के मान द्विध्रुव के लिए दोनों आवेशों के मान समान होते हैं और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक समान है, तो इसका मतलब ई की वैल्यू भी दोनों के लिए एक जैसी है। अतः द्विध्रुव पर परिणामी बल का मान क्या हो जाएगा? F1 प्लस F2, दोनों को जोड़ेंगे। F1 की वैल्यू देखिए समीकरण 1 से प्लस क्यू इंटू ई है और उसकी वैल्यू है क्यू इंटू ई माइनस का, और दोनों को जब जोड़ दिया जाए तो 0 आंसर हो जाएगा। अतः परिणामी बल का मान है वो 0 हो जाएगा। हम ये कह सकते हैं कि परिणामी बल 0 होने का मतलब है कि ये त्वरित गति नहीं करेगा। हम यहाँ क्या लिखेंगे? अतः एक समान क्षेत्र में रखे द्विध्रुव पर परिणामी बल 0 होता है। कैसा हो जाएगा? 0 बल हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर यहीं से क्वेश्चन अलग अलग पूछ सकते हैं, इंपॉर्टेंट बात है। अतः द्विध्रुव त्वरित गति नहीं करेगा। त्वरित कह लो, स्थानांतरित कह लो, स्थानांतरित गति नहीं करेगा। ये भी कहा जा सकता है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सिद्ध करो कि एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे द्विध्रुव स्थानांतरित गति नहीं करता। स्थानांतरित गति नहीं करने का मतलब क्या हो गया? परिणामी बल 0, बल ही नहीं लगेगा। इसी को आगे बढ़ाते हुए ऐसे भी लिखा जा सकता है। मैं यहाँ इंपॉर्टेंट चीज और बता देता हूं। हम जानते हैं कि F बराबर है 0 दे रखा है और F की वैल्यू होती है m इंटू ए। न्यूटन का जो द्वितीय नियम था वो कहता था कि किसी वस्तु पर लगने वाला बल उस वस्तु के द्रव्यमान और उसमें उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। तो F बराबर है m में होता है। m तो 0 हो नहीं सकता, इसलिए कौन 0 होगा? a का मान 0 होगा। a 0 होने का मतलब क्या होगा? त्वरण। हम ये कहेंगे अतः द्विध्रुव त्वरित गति नहीं करेगा, त्वरित गति नहीं करता।
ये हमारा टॉपिक इस तरीके से पूछा जा सकता है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, नोट्स बनाएं। अब अगर ये त्वरित या स्थानांतरण गति नहीं करता, ये हमने बात कह दी कि ट्रांसलेटरी मोशन नहीं होता, क्या दूसरे तरह का इसमें मोशन हो सकता, दूसरे तरह की गति हो सकती है, इसकी हम चर्चा करते हैं। मैं इसको अब हटा देता हूं। अब देखिए, हमने देखा कि एक समान विद्युत क्षेत्र में, अगर हम एक समान विद्युत क्षेत्र में किसी द्विध्रुव को रख देते हैं तो उस पर लगने वाला परिणामी बल का मान 0 हो जाता है। लेकिन यहां अगर ध्यान से देखा जाए, यहां F1 व F2 बल युग्म बनाते हैं, युग्म बनाते हैं। युग्म बनाने का मतलब होता है, युग्म का मतलब पेयर, इंग्लिश वर्ड है इसके लिए चलता, पेयर, जोड़ा बनाते हैं। यानी दो बल, उनके मान समान हो लेकिन उनकी दिशा अगर विपरीत हो जाए तो उसको एक युग्म बोलते हैं। तो यहां देखा जाए तो F1 और F2 दो बल हैं, एक प्लस में है और एक माइनस में है। अंतर सिर्फ इतना है कि ये बल है, इसकी वैल्यू है प्लस QE और इस बल की वैल्यू है माइनस QE। यानी दोनों के मान समान हैं लेकिन इनकी दिशा विपरीत है, यानी एक प्लस में है तो एक माइनस में है। इसलिए ये क्या बनाएंगे, युग्म बनाएंगे। और युग्म बनाएंगे तो इनकी क्रिया रेखा देखिए, जो ये वाला F1 बल है इसकी क्रिया रेखा ये है और जो ये वाला बल है इसकी क्रिया रेखा ये है। इन दोनों की क्रिया रेखा भी अलग है। तो हम क्या करें, यहां से एक लंब डाल देंगे, ये C बिंदु पे ये एक लंब डाल दिया, ये बिंदु हमने C नाम दे दिया। तो ये दोनों के दोनों युग्म बनाते हैं और इनकी क्रिया रेखा, यानी जिस लाइन के ऊपर एक्शन होना है वो, इनकी क्रिया रेखा परस्पर संपाती नहीं है, संपाती नहीं है। परस्पर संपाती नहीं होने का मतलब हो गया दोनों एक ही बिंदु पे नहीं है, ये अलग है ये अलग है। तब इनके मध्य बलाघूर्ण कार्यरत होगा। यानी दो अगर युग्म में बल आ जाए, दो बल हैं युग्म में है और उनकी क्रिया रेखा अगर संपाती नहीं हो तो मान के चलना वहां पर बलाघूर्ण होगा। और बलाघूर्ण होगा तो ये घूर्णन गति करेंगे, घूर्णन गति करेंगे, ये घूम जाएंगे। बलाघूर्ण कैसे होता है, हम याद करें, बलाघूर्ण का सूत्र होता है टॉर्क, बोलते हैं जिसको, टॉर्क इंग्लिश शब्द है। क्या होता है, युग्म में किसी एक बल का परिमाण गुणा में इनकी क्रिया रेखाओं, गुणा में क्रिया रेखाओं के मध्य, क्रिया रेखाओं के मध्य लंबवत दूरी, इनका गुणनफल होता है, ये टॉर्क होता है। तो यहां चित्र में देख लीजिए, टॉर्क बराबर है, दो बल हैं, एक F1 है और एक F2 है। किसी को भी ले लो, मान लीजिए हम F1 को ले लेते हैं, तो इसका परिमाण लेना है हमें। मैग्नीट्यूड का मतलब हुआ कि चाहे आप F1 ले या F2 ले, लेकिन इस बात का ध्यान रखना है कि दोनों में आपको मान बराबर है, इसलिए इनका मान लेना है, न कि इनके चिन्ह लेने। गुणा में लंबवत दूरी कौन सी होगी, देखो क्रिया रेखा ये है और ये क्रिया रेखा, तो लंबवत दूरी होगी AC, ये लंबवत दूरी होती है AC। तो F1 गुणा में AC, इस समीकरण नाम रख दो इसका, मान लीजिए हम 3 नाम रख देते हैं इस समीकरण का।
अब चित्र का प्रयोग करेंगे, चित्र से, क्योंकि हमें तो AC निकालनी है ना, चित्र से हम ये कह सकते हैं कि त्रिभुज ABC में ये कोण अगर थीटा है तो ये कोण का मान भी थीटा हो जाएगा, क्योंकि दोनों कोण एक जैसे हैं। ये बिंदु B है, ये B बिंदु है, ये थीटा कोण हो गया। अब हमें क्या निकालना है, जोन सी भुजा निकालनी हो उसको हम लिखते हैं ऐसे, AC निकालनी है, A से C हमें निकालनी है। इन तीन भुजा है त्रिभुज की, 1, 2 और 3, तीनों में किसका पता हमें, दोनों आवेशों के मध्य दूरी का, यानी AB का हमें पता है। अब हमें ये देखना है कौन सा ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन होगा। देखिए कोण होता है उसके सामने जो होगा वो लंब होता है, और जिस कोण जिन दो भुजाओं के मध्य बनता है उनमें छोटी भुजा होती है वो आधार और बड़ी भुजा होती है कर्ण। तो अगर देखें तो AC तो यहाँ लंब है और ये कर्ण है, तो लंब बटे कर्ण क्या होता है, साइन थीटा होता है। तो मैंने इसको समझाने के लिए लिखा, तो AC का मान AB साइन ऑफ थीटा बन जाएगा। इसको उठा के समीकरण 3 में मान रखेंगे हम। जैसे ही हम समीकरण 3 में रखते हैं तो क्या मिलेगा हमें समीकरण 3 में मान रखने पर मिलेगा कि टॉर्क इज इक्वल टू F1 गुणा में AB साइन ऑफ थीटा, AB साइन ऑफ थीटा। F1 का मान रख दें QE था, गुणा में AB का मान, यानी दोनों आवेशों के मध्य दूरी हमने ली थी 2a। कितनी दूरी ली थी, 2a। दोनों आवेशों के मध्य दूरी है 2a। तो हम मान रख देंगे, AB का मान रख दिया 2a साइन ऑफ थीटा। रीअरेंज करें इसको, रीअरेंज करेंगे तो Q इंटू 2a को इकट्ठा कर लो और E साइन थीटा को अलग से कर लो, ये टॉर्क हो गया। Q इंटू 2a क्या होता है, हम सब जानते हैं कि किसी विद्युत द्विध्रुव में किसी एक आवेश का मान और उन आवेशों के मध्य दूरी के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। तो ये P हो जाएगा, ये E हो गया, ये साइन ऑफ थीटा हो जाएगा टॉर्क। यहां हम साइड में बता देंगे कि यहां P का मान क्या है, Q इंटू 2a है। अगर इसको सदिश रूप में लिखना हो तो हम सदिश रूप में भी लिख सकते हैं। हम यहां लिख देंगे, मैं यहां लिखता हूं सदिश रूप इसका। सदिश रूप कैसे हो जाएगा, देखिए सदिश रूप में, सदिश रूप में टॉर्क क्या है, PE साइन ऑफ थीटा। टॉर्क सदिश राशि होती है। हम सब जानते हैं कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण भी सदिश राशि है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी सदिश राशि, और साइन थीटा आ जाए तो क्रॉस प्रोडक्ट होता है P क्रॉस E। ये इसका सदिश रूप है, इसको हम क्या बोलते हैं, सदिश गुणन या सदिश रूप बोलते हैं। तो हमने क्या पाया है यहाँ पे, हमने ये पाया है कि कोई भी द्विध्रुव अगर रख दिया जाए एक समान विद्युत क्षेत्र में तो उस पर परिणामी बल का मान 0 होता है, अर्थात उसमें किसी भी प्रकार की स्थानांतरण गति नहीं होती, केवल और केवल उसमें घूर्णन गति होती है। और घूर्णन गति के लिए जो सहायक है वो घूर्णन बल है, जिसको हम बलाघूर्ण बोलते हैं, और बलाघूर्ण का मान है टॉर्क, और टॉर्क इसके बराबर होता है। अब इससे आगे का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो टॉपिक रहेगा कि अगर इसको इस विद्युत क्षेत्र में घुमा दिया जाए तो कितना कार्य करना पड़ेगा या कितनी ऊर्जा इसमें संचित होगी, उसके बारे में हम नेक्स्ट में देखेंगे। ये यहां तक आपको देखना बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, परीक्षा में ये टॉपिक पूछा जाता है, इसका कंसेप्ट समझ लेना। हाँ, एक चीज और मैं क्लियर कर देता हूं यहाँ पे। अब मैं एक क्वेश्चन की बात कर लेता हूं, आप कॉपी पेन लेके लिखें जरूर, क्योंकि नोट्स बनाएंगे तो ही आप दोबारा उसको पढ़ पाएंगे, बार बार वीडियो देखने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए हमने अभी देखा एक समान क्षेत्र में, एक समान क्षेत्र में, एक समान क्षेत्र में क्या था कि परिणामी बल था वो 0 था, जबकि टॉर्क का मान 0 नहीं था। ये हमने अभी देखा।
अगर ये असमान क्षेत्र हो जाए तो असमान क्षेत्र हो तो क्या होगा? असमान क्षेत्र में बल भी शून्य नहीं होता और टॉर्क भी शून्य नहीं होता, दोनों के मान होते हैं। देखिए कैसे, मान लीजिए ये असमान क्षेत्र ले लिया हमने, इस तरीके से असमान क्षेत्र ले लिया, ये द्विध्रुव रख दिया हमने, इधर मान लीजिए प्लस का क्यू है, इधर मान लीजिए माइनस का क्यू है। तो देखेंगे यहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 है और इस बिंदु पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 होगी। तो इस पर लगने वाला बल है F1 का मान वो प्लस क्यू इंटू E1 होगा और इस पर लगने वाला बल F2 है माइनस क्यू इंटू E2 होगा। और अब यहां कंडीशन देखेंगे कि E1 का मान E2 से बड़ा है, बराबर तो हुए नहीं, बराबर नहीं हुए तो इसका मतलब जीरो हो नहीं सकता, जीरो नहीं हो सकता तो परिणामी बल का मान भी शून्य नहीं होगा। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि एक समान क्षेत्र में परिणामी बल जीरो और परिणामी टॉर्क बल आघूर्ण का मान शून्य नहीं होता, जबकि असमान क्षेत्र होगा तो दोनों के मान अशून्य रहेंगे, यानी शून्य नहीं होंगे, दोनों के मान होते हैं। तो ये था हमारा टॉपिक, बहुत अच्छा टॉपिक था। हम इसके आगे इसको अगर घूर्णन करा दिया जाए तो कितने इसमें ऊर्जा संचित होगी, कितना कार्य करना पड़ेगा, वो टॉपिक अब देखते हैं।